हेलो, वेलकम बैक माय टू फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो स्टूडेंट, अब तैयारी करेंगे हम जीत की। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम के बज चुके हैं 6। अब हम करने जा रहे हैं अपना यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल जो 2024 में एग्ज़ाम होगा। अभी तो उसकी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगा हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज हम जो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि मंडे में आप सभी के लिए सरप्राइज़ रहेगा, तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है। अभी वो सरप्राइज़ आपके लिए खुलने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट अलग करेंगे और सामान्य अध्ययन वाला जी के जीएस वाला पोर्शन वो अलग करेंगे। तो एक सेशन में तो आपको हिंदी मिलेगा और एक सेशन में आपको क्या है, यूपी पुलिस के जो भी मतलब सामान्य अध्ययन जी के जीएस के क्वेश्चन है वो अलग से मिलेंगे। तो ये टेस्ट पेपर जो तुम्हारा शाम को 6 बजे चलेगा, ये चलेगा ओनली हिंदी का। तो जैसे कि आप सभी को बता दूं कि मैंने आपको जो टो सीरीज़ थी हमारी घटना चक्र की, उसके मैंने आपको पूरे के पूरे 10 के 10 सेट पेपर करा दिए हैं। प्ले लिस्ट उसकी बनी हुई है। अगर आपने वो टेस्ट पेपर नहीं किए हैं, वहाँ पर मैंने आपको 75 क्वेश्चन डिस्कस किए एक सेट पेपर में। 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कुल मिलाकर के 750 क्वेश्चन हिंदी प्लस जीके जीएस के पहुँच गए हैं। अगर आपने वो सीरीज़ कंप्लीट नहीं की है तो जाकर आप वो सीरीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी न्यू सीरीज पर। आपके लिए क्या सरप्राइज था, चलिए मैं वो ओपन कर देती हूँ। तो आपके लिए सरप्राइज है ये, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, यूपी पुलिस भर्ती री एग्जाम 2024। हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज हमारा सेट नंबर 1 है और ये भी घटना चक्र की समसामयिका जो होती है उसका है। और इसमें क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल हल सहित प्रश्न पत्र है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपको थंबनेल में ये सेट पेपर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पेपर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे कि मैंने आपको टो सीरीज कराई है, तो आपको कुछ बच्चों को यकीन नहीं होगा कि जो टो सीरीज में क्वेश्चन हमने टेस्ट पेपर में किए हैं, प्रैक्टिस सेट लगाया है, क्या ऐसे पेपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। वहीं आपको प्रूफ करने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। ये हम हिंदी का टेस्ट पेपर करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, परीक्षा दी थी 18 तारीख को फरवरी को 2024 में सेकंड पाली में ये पेपर हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लगाने जा रहे हैं। ये सारी सीरीज जो हमारी चलेगी, ये टोटल जो हमारी बेस्ड होगी, ये प्रीवियस ईयर यानी PY के ऊपर डिपेंड होगी। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आप सभी के लिए नई सीरीज में। आप सभी बहुत खुश होंगे और आपको सरप्राइज जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को ये मन में धारण करके बैठना कि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी के सभी करके लेके चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। ये 39 से यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हुए हैं और 39 से 1 से लेकर 38 तक आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे, वो आपको अलग से सीरीज मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब इसका आपको क्वेश्चन देना। आप यही सोचे कि हमारा एग्जाम चल रहा है। तो 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है, यानी कि आपको रोंग तद्भव तत्सम बताना है। याचक का जाचक, अक्षर का आखर, घट का घड़ा और भित्ति का भय। तो कौन सा तत्सम तद्भव गलत है, वही आपको बताना है। तो आप बताएंगे जो ये दिया है ऑप्शन नंबर के डी, यहाँ भित्ति का भय नहीं होगा, ये हमारे क्वेश्चन का गलत आंसर है। तो आंसर तो हो गया हमारा डी। लेकिन आप कहेंगे कि दीदी जब भित्ति का भय नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, भित्ति का जो बनेगा आपका, भित्ति का जो आपका तद्भव बनेगा वो बनेगा भीत। क्या बनेगा, भीत। भीत बन जाएगा या भित्ति बन जाएगा, ठीक है। तो सही ये हो जाएगा, लेकिन ये क्या गलत था। याचक का जाचक, अक्षर का आकर और घट का घड़ा सही है, लेकिन गलत क्या, तो ऑप्शन नंबर के डी 39 का हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, यानी कि सेठ एक तद्भव शब्द है, आपको इसका तत्सम बताना है। सर्व होगा, श्रेष्ठ होगा, साहूकार होगा या श्रेष्ठी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 में जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि सेठ का तत्सम बनेगा श्रेष्ठी। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट, ये सभी PYQ है। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 43वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आप हमेशा नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में नहीं है, हम लोग पढ़ने में स्किप कर देते हैं और वही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सरस्वती का आपको पर्यायवाची नहीं है, वही बताना है। बागेश्वरी, कामिनी, शारदा या भारती। तो क्वेश्चन नंबर 41 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कामिनी, क्योंकि कामिनी माँ सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आप बताएंगे
जो कामनी है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये हो जाएगा नारी का। नारी यानी कि महिला का पर्यायवाची हो जाएगा, इसलिए कामनी नहीं है। ऑप्शन नंबर के बी ये क्या हो जाएगा, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उस वाक्यांश के लिए आपके लिए एक शब्द चुनना है। आप बताएंगे परिव्राजक, श्रवण, योगी या तपस्वी। तो जो घूमने फिरने वाला साधु होता है उसके लिए एक शब्द बताइएगा। तो 42 का आप बताएंगे सही जवाब, आप बताएंगे परिव्राजक उसको बोलते हैं। घूमने फिरने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा परिव्राजक। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ को मतलब डेली यूज में या हम पढ़ने लिखने में उनको इतनी वैल्यू नहीं देते, वही क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके लिए नया होगा, लेकिन ये PYQ है और ये 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग नियत और नियति के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो आपको नियत और नियति के सही भेद का अर्थ चयन करना है, कौन सा सही है। मतलब किसी के होते हैं, सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने भाग्य निश्चित, निश्चित इरादा, इरादा निश्चित या इरादा भाग्य। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही बनेगा वो बनेगा नियत का निश्चित और नियत का हो जाएगा इरादा। कहते हैं ना मेरी नियत अच्छी है, यानी कि मेरा इरादा अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर के भी आपके क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस वाक्य के मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं। यानी कि आपको यहाँ पर मुहावरे दिए हैं और मुहावरे संबंधी आपको अशुद्धियां दी हुई हैं। तो आपको जिसमें अशुद्धि है वही आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 है देश पर प्राण न्योछावर करने सैनिक का धर्म होता है। यानी कि देश पर जो प्राण न्योछावर करना सैनिक का धर्म है। ऑप्शन नंबर बी है वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। ऑप्शन नंबर सी है राधा के इशारे सारे इरादे पर पानी फिर गया। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। ऑप्शन नंबर डी है पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो कौन सा वाक्य मुहावरों का संबंधी अशुद्धियाँ है। क्वेश्चन नंबर 44 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। तो आप बताएंगे इसमें क्या सही जवाब होगा। तो आप बताएंगे पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने नहीं लगी, हवाइयाँ उड़ गई। यानी कि हवाइयाँ उड़ने लगी, तो दौड़ने नहीं उड़ने लगी होंगी। तो इसी वजह से ये सवाल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर के डी हमारे सवाल का सही जवाब बन गया। बाकी ये पहला सवाल, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो गलत आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग है, वहीं आपको चयन करना है। आप बताएंगे विहग, गरुण, समाधि, दीमक, शीशम, नर्मदा, साहित्य और जहाज। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्दों का युग्म है वहीं आपको बताना है। तो आप बताएंगे विहग पक्षी को बोलते हैं, गरुड़ पक्षी होता है वो भी जेंडर ये हो जाएंगे पुल्लिंग। शीशम का पेड़, नर्मदा। तो आप बताएंगे इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है ना तो वो कौन सा है। देखिए शीशम का पेड़ होता है इसलिए नर्मदा नदी है इसका नाम स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन इसमें जो शीशम है वो पुल्लिंग है, इसी वजह से ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। आगे आ जाता है साहित्य और जहाज। साहित्य की रचना की जाती है, जहाज पानी में चलाया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। और पहला वाला ऑप्शन ही गलत हो गया, तो हमारा डेफिनेटली जो आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो चलिए इसको भी वाक्य प्रयोग में करके देख लेते हैं। साधु की समाधि लग गई, यूनी कहते समाधि लगा लिया, समाधि लग गई, और दीमक लग गई। तो ऑप्शन नंबर के भी क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा। मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर कभी क्वेश्चन अलग चेंज होकर आ जाए इन सभी से तो आप क्या करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए आपको वाक्य प्रयोग में कर लेना है। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर 100% सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा।
गुरुए, गुरुओं, गुरुत्तर या गुरुजन। तो गुरु शब्द का आपको बताना है बहुवचन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 46 का दीजिएगा सही जवाब। तो मैं आपके सही जवाब की कर रही हूँ वेट, जल्दी से बताइएगा। तो आप बताएंगे दीदी क्वेश्चन नंबर जो 46 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुजन, क्योंकि गुरु का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुजन। गुरुजन। अगर आपसे पूछने लगे कि मुनि जो होते हैं इनका क्या होगा, तो उनका हो जाएगा मुनि वृंद, इनको बोलते हैं मुनि वृंद। अगर आपसे पूछेगा ऋषि तो ऋषि जन हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा छात्र तो छात्र बोलते हैं छात्रगण। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे जैसे गुरु का पूछा है तो मुनि का भी पूछ सकता है, छात्र का भी पूछ सकता है, शिक्षक गण का भी पूछ सकता है। तो ऐसे ही आपको आना चाहिए। तो ये नहीं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वही उसी तरीके से आपको कॉपी पेस्ट मार दे। कॉपी पेस्ट अगर नहीं भी करेगा तो इसी से मिलता जुलता सवाल वो आपके सामने रखेगा और आपको वो क्वेश्चन हल करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर 1 है गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। ऑप्शन नंबर बी है रमेश खिलौनों से खेल रहा है। ऑप्शन नंबर सी है रानी पुस्तक पढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी है मेज से पुस्तक गिरी। तो कौन सा अपादान कारक है वही आप बताएंगे। अपादान कारक में क्या होता है, किसी भी चीज़ से दूर होने के लिए या समय का जहाँ पर जिक्र होता है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आप बताएंगे। तो आप बताएंगे कौन सी चीज़ दूर हो रही है। तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर डी में पुस्तक मेज से गिरी, यानी कि पुस्तक पहले क्या था टेबल पर रखी थी, यानी कि समझ लीजिए ये पुस्तक है और ये पुस्तक टेबल पर रखी थी, लेकिन अब ये पुस्तक क्या होगा टेबल से नीचे गिर गई। तो पुस्तक क्या हो गया टेबल से दूर हो गई। तो दूर होने के भाग में, अलग होने के भाग में, किसी से दूरी के मामले में जो भी हमारा कारक बनता है उसको अपादान कारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि स्वर्णलिंग शब्द में कौन सा प्रत्यय है। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको जो घटना चक्र की टॉस सीरीज कराई थी, आपको जब हिंदी के आप क्वेश्चन मिलते थे तो एक ना एक क्वेश्चन तो प्रत्यय या उपसर्ग से आता था। आपके सामने प्रूफ है कि जो 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है वहाँ पर भी आपको प्रत्यय और उपसर्ग से सवाल पूछा गया है। तो डेफिनेटली आप मानिए कि जब री एग्जाम होगा तो वहाँ पर आपको प्रत्यय और उपसर्ग से सवाल मिलने वाला है 100%। चलिए स्वर्णलिंग शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, सु है, ऋम है, ई है या इम है। तो आप बताएंगे जो प्रत्यय होते हैं स्टूडेंट वो प्रत्यय जो है शब्द के क्या है बाद में लगते हैं, यानी कि आखिर में लगते हैं। तो आप बताएंगे आखिर में लगते हैं या बाद में लगते हैं। तो आपको बाद में बताना है। अगर मैं पूछूं कि अगर आपको पूछा जाए कि स्वर्णलिंग में मूल स्वर क्या है तो आप बताएंगे स्वर्णलिंग में जो मूल स्वर है वो हो जाएगा स्वर्ण। अब आप के लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। आपको पीछे इसमें प्रत्यय जोड़ना है। तो क्या इसमें सु प्रत्यय है गलत, क्या इसमें ऋण प्रत्यय है गलत, क्या इसमें मैं प्रत्यय है गलत। तो आप बताएंगे दीदी डेफिनेटली हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, क्योंकि अगर इसमें इम प्रत्यय हम जोड़ लेंगे तो इम क्या करेगा डी पे यहाँ पे आगे इसको लघु को दीर्घ कर देगा, छोटी की मात्रा लग जाएगी और बाद में क्या हो जाएगा इम जुड़ जाएगा। तो हमारा शब्द बनेगा स्वर्णलिंग। ठीक है, तो स्वर्णलिंग हमारा शब्द बन जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर के डी। और क्या क्या इसमें बन सकता था, क्या क्या इसके हो सकता था, वह मैंने आपके सामने फुल पोस्टमार्टम करके सवाल का आंसर आपके सामने रख दिया। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिर से आ गया है 49 कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। देखिए मैंने कहा ना वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उपसर्ग भी पूछेगा, मूल स्वर भी पूछेगा, या प्रत्यय भी पूछेगा। आपको तीनों प्रकार से क्वेश्चन आना चाहिए। तो संग्राम शब्द में मूल शब्द भी बताना है आपको और उपसर्ग भी बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। सन प्लस ग्राम, सन प्लस ग्राम, सम प्लस ग्राम या संग प्लस राम। तो आप बताएंगे संग्राम में मूल शब्द और उपसर्ग क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग बाद में लगते हैं कि शुरू में लगते हैं। तो आप बताएंगे ये लगते हैं आदि में। आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। तो ये लगेंगे हमारे स्टार्टिंग में। ठीक है स्टूडेंट, ये लगेंगे हमारे स्टार्टिंग में। और जो मूल स्वर होता है मूल स्वर, तो आप बताएंगे संग्राम में मूल स्वर क्या है। तो आप बताएंगे दीदी इसमें जो मूल स्वर है वो बनेगा ग्राम। ठीक है, अब आप बताएंगे अब बचा इसमें सन। तो सम तो हम लिखते नहीं है, तो जो मैं है ना ये न्याय में चेंज हो जाएगा। तो आप बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। तो इसमें क्या है सम क्या है एक उपसर्ग है
और ग्राम इसमें मूल स्वर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा मूल स्वर, इस प्रकार से आपका आंसर भी मिल जाएगा और ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? डाक, गाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री या भरपूर। तो आप बताएंगे अव्ययीभाव समास कौन सा है। अव्यय का मतलब होता है जिसको हम व्यय ना कर सके, तो ऐसे आपको शब्द का चुनना है जिसमें अव्ययीभाव समास है, यानी कि आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, सप्ताह, सप्ताह के 7 दिनों का समूह, प्रधानमंत्री जो मंत्रियों में हो प्रधान। लेकिन भरपूर को अगर मैं यहाँ से अलग करूँ तो भरपूर अपने आप में एक अव्यय शब्द है, ठीक है, इसको मतलब हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अव्ययीभाव में और भी पूछिए तो आप यथाशक्ति बता सकते हैं, आमरण भी बता सकते हैं, भरपेट आप बता सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। और मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी पेश किए हैं, आप वो भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 आपके सभी के सामने है। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी के कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो चलिए, अगर आपसे पूछने लगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताएंगे 3 प्रकार के। एक उत्तम पुरुषवाचक होता है, एक मध्यम पुरुषवाचक होता है, एक अन्य पुरुषवाचक होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में जो शब्द दिए हैं इनमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या सर्वोत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वोत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तो आपका ऑटोमेटिकली कट हो गया, ये तो होगा नहीं। अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, जल्दी से आप दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी तू, तुम, तेरा में हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। देखिए, मैं, मुझे हो जाएगा उत्तम, मैं हमेशा उत्तम होता। आप अपने बारे में खुद को उत्तम रखेंगे, जिससे आप बात करेंगे उसको आप मध्य श्रेणी में रखेंगे, और जिसके लिए या जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे होंगे उसको आप अन्य पुरुष में रखेंगे। अगर इस प्रकार से अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी शब्द को सोचते हैं तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन का आंसर बनाकर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही जवाब है स्टूडेंट वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, आपको सही संधि विच्छेद बताना है, लेकिन मैं आपसे इसमें एक सवाल अपनी तरफ से पूछती हूँ कि इसमें कौन सी संधि है, वो आप मुझे जवाब देंगे। तो आप बताएंगे लघु प्लस उत्सव, लघु उत्सव, लघु उत्सव या लघु उत्सव। तो कौन सा सही आंसर है 52 का? जल्दी से आप मुझे दीजिए सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी इसमें हो जाएगा लघु। तो लघु कैसे लिखा जाता है? लघु वाला ही छोटू की मात्रा और छोटा ऊ और आधा तय से बै। तो ये तो हो गया हमारा उत्सव। तो आप बताएंगे इसमें जो संधि दी है वो है दीर्घ संधि। आप कहेंगे दीर्घ संधि कैसे है? तो देखिए, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। तो ये क्या करेगा, जब छोटा ऊ आएंगे तो ये लघु पे छोटू की मात्रा लगी है ये बड़ू में कन्वर्ट हो जाएगी और आधा तय से आके जुड़ जाएगा। तो लघु उत्सव में जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। मैं बोर्ड को साफ कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि लघु उत्सव में कौन सी संधि है तो आप बताते इसमें दीर्घ संधि है, यानी कि स्वर संधि में जो दीर्घ संधि होती है ये उसके दी हुई है। ऑप्शन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर के ए, लघु उत्सव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 आप सभी के सामने है। कौन सा विराम चिन्ह 2 पृथक सत्ताओं या 2 शब्दों को जोड़ता है? यानी कौन सा ऐसा विराम चिन्ह होता है जो पृथक सत्ता होती हैं या 2 शब्दों को जोड़ता है? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आप देंगे मुझे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो योजक चिन्ह होता है वो क्या करता है, 2 पृथक सत्ता होती हैं या 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं बताऊं 2 पृथक सत्ता, जैसे कि आप देखेंगे हानि और आप लगा देते हैं बीच में योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है, अब लिख देते हैं लाभ। माता पिता, भाई बहन, दुख सुख, तो इस प्रकार के शब्दों में हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अगर आपसे पूछने लगे कि इनका चिन्ह किस प्रकार का होता है तो योजक चिन्ह आप इस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपसे पूछेगा निर्देशक कैसा होता है तो निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है योजक से, ठीक है।
अगर आपसे पूछेगा विवरण चिन्ह कैसा होता है, तो विवरण चिन्ह आपका दो आपके सामने ऐसे बिंदे लगे होंगे और इस प्रकार से डंडा खिंचा होगा। अगर आपसे पूछेगा अवतरण चिन्ह, तो अवतरण चिन्ह कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो ये एक तो ये लघु अवतरण होता है, एक दीर्घ अवतरण होता है, जहाँ पर आपको दो दो मात्रा इस प्रकार से मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह भी स्टूडेंट आने चाहिए। मैंने आपके सामने चारों चिन्हों की मात्रा भी बता दी और इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर होता है वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी के सामने है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है, यानी कि 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है, वही आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का दीजिएगा सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही जवाब हो जाएगा आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर के बी, क्योंकि इसमें परिणामवाचक विशेषण है। 4 लीटर दूध को आप माप तोल सकते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन को राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। यहाँ पर दूध अच्छा है खराब है गुण नहीं बताया जा रहा। संख्यावाचक इसलिए नहीं क्योंकि डेफिनेटली संख्या नहीं है। सार्वनामिक विशेषण होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने क्वेश्चन अभी तक अच्छे से बनाकर लेके जा रहे होंगे और साथ में मैं जो आपके साथ एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं रोज आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करूँ। एग्जाम में आप किस तरह माइंड को लेके बैठे कि आप अपना क्वेश्चन का आंसर सही बनाकर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ेंगे। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या नाम धातु क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का दीजिएगा मुझे सही जवाब। मैं आपके प्रश्न की क्वेश्चन की कर रही हूँ इंतजार, जल्दी से दीजिएगा। तो आप बताएंगे कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी इस प्रकार में क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। आकर यानी आएगी भी और फिर उसके बाद खाना पकाएगी भी। तो ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे उदाहरण के लिए पूछ ले कि राजन पढ़कर सो गया, तो पढ़कर में क्या हो जाएगी पूर्वकालिक, यानी कि पहले पढ़ा और फिर सो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में जुड़ जाए तो पहली वाली क्रिया को आप क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं आप पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि दूसरे देखिए गीता खाना पकाएगी लेकिन उससे पहले क्या करेगी, बाजार से आएगी, तो इसलिए आकर में क्या हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के। मैंने आपको फुल डिटेल बता दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 56 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ के इसका सही जवाब करने की कोशिश करें। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है। सामान्य भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है या सामान्य वर्तमान काल है। कहने का मतलब है कि पिताजी जो है तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, ना तो वो जा चुके हैं और ना ही वो अभी गए हैं, यानी कि जाएंगे, यानी कि बात भविष्य की हो रही है। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद इसका आंसर पता चल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे यानी कि भविष्य यानी फ्यूचर पर भी डिपेंड है, अभी गए नहीं है, जाएंगे या नहीं जाएंगे कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए बता दूँ, सीता खाना पकाएगी, रमेश बाजार जाएगा। तो आपके लिए दो हमने एग्जाम्पल भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 फिर से आपके सामने है कि मुझसे पत्र लिखा गया। मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। स्टूडेंट, मैंने आपको कुटो सीरीज में डिस्कस किया था कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर के कर्म वाच्य, कर्तरी वाच्य, भाव वाच्य इस प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तब आप जवाब देंगे 3 प्रकार के। मुझसे पत्र लिखा गया में कौन सा वाच्य है, भाव वाच्य है, कर्म वाच्य है या कर्तरी वाच्य है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का देंगे सही जवाब। मैं आपके इंतजार कर रही हूँ आपके क्वेश्चन का, जल्दी से आप मुझे दीजिएगा। देखिए, मुझसे पत्र लिखा गया या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, यानी कि मैं क्या हूँ, खुद कर्म हूँ। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, तो आप बताएंगे इसमें हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि इसमें कर्म क्या है, प्रधान है, कर्म के द्वारा ही पत्र लिखा जा रहा है। तो 57 का तो सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के
बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना, घाव पर नमक लगाना, दुखी को और अधिक दुख करना। कहते हैं ना, घाव, किसी के घाव पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे कोई तो दुखी है और आप उसको अधिक दुखी कर रहे हैं, माने किसी के घाव को कुरेदना नहीं चाहिए। एक तो वो पहले से ही दुखी है और आप ऊपर से आकर इसको दुख दे रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं किसी के घाव पर नमक छिड़कना। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूक का विलोम शब्द होगा, यानी कि मूक का क्या विलोम शब्द है? तो आप बताएंगे हास, साप, गौण या बाचाल। मूक का मतलब होता है जो चुप रहे, तो चुप का विलोम यानी चुप का उल्टा क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे बाचाल, जो बहुत अत्यधिक बोलता हो। तो 59 का जो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा हास्य का विलोम, तो आप बताएंगे रुदन। रुदन का मतलब हो जाएगा रोने वाला। सांप का, यानी सांप का मतलब होता है किसको श्राप देना, यानी कि इसका हो जाएगा वरदान देना, तो ये हो जाएगा वरदान का उल्टा। और गौण का हो जाएगा मुख्य, यानी कहते हैं ना गौण पुरुष, तो बनेगा मुख्य यानी कि चीफ गेस्ट। तो ऑप्शन नंबर मैंने आपके सामने सारे डिस्कस कर दिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी के सामने है। बेकार से बेगार भली, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जो मिल जाए वह काफी है, मन शुद्ध हो तो सब ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, बिल्कुल अनपढ़ होना। बेकार से बेगार भली। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे निकम्मा बैठने से कुछ करना ही अच्छा है, यानी कि हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। बेकार का मतलब हो जाएगा निकम्मा, और बेगार का मतलब हो जाएगा, कहते हैं ना बेगार का मतलब मजदूरी करना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब बनेगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी के सामने है। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? अद्भुत शब्द का स्थायी भाव कौन सा है? स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अद्भुत का स्थायी भाव आप बता दीजिए। शोक है, क्रोध है, विस्मय है कि निर्वेद है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आप दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो अद्भुत होता है उसको बोलते हैं आश्चर्य, और आश्चर्य का स्थायी भाव होता है विस्मय, यानी कि चौंक जाना। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आपके 61 क्वेश्चन का। शोक का स्थायी भाव क्या होता है? जो शोक है ये किसका स्थायी भाव है? तो आप बताएंगे करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव शोक। क्रोध का हो जाएगा रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है आप बताएंगे। और निर्वेद किसका होता है? शांत का, जिसमें कोई भेद ना हो, यानी कि शांत। तो सबका आपको पता चल गया। करुण रस का शोक हो जाएगा, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, और शांत रस का निर्वेद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा अद्भुत रस का, तो आप बताएंगे विस्मय, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 आप सभी के सामने है। अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा, यानी कि जिसमें 4 पंक्ति दी हुई हो और उसमें पंक्ति अर्ध सममात्रिक हो, अलग अलग उनकी मात्रा दी हुई हो। तो कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? रोला है, दोहा है, चौपाई है या कुंडलिया है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो दोहा होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसकी पहली और तीसरी में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरी और चौथी में 11-11 मात्राएं होती है। तो इसलिए क्या हो गया, ये अर्ध सम्मातिक छंद हो गया। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चौपाई सम्मातिक छंद है, क्योंकि आपको पता होगा इसकी हर पंक्ति में कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए क्या है ये सम्मातिक छंद है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे राम की कृपा को हमने किस क्या बताया है? भव शिवा, वो भव निशा बता दिया है। तो यानी कि हमने क्या कर दिया, रूपक अलंकार, यहाँ पे रूप बदल दिया है। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप बताएंगे रूपक अलंकार वहाँ होता है जब उपमेय
में उपमान का अभेद आरोपण किया जाता है, नहीं उपमेय को उपमान बता देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 आप सभी के सामने है। अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में है? विष्णु है, संख्या है, कामदेव है या आकाश है? आपको अंक का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आप बताएंगे अंक का जो पर्यायवाची वो अनेकार्थी शब्द बन जाएगा। अनेकार्थी शब्दों को आप पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और अंक के और क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं? अंक को हम गोद भी बोल देते हैं। अंक का एक संख्या हो गया, गोद हो गया, और चिन्ह भी बोल देते हैं, चिन्ह भी आप कह देंगे, और भाग्य भी आप कह सकते हैं अंक को। तो ये हो जाएंगे हमारे अंक के और भी अनेकार्थी शब्द। जो भी आपसे पूछे आप बता देना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने आ गया 64 से 69 तक, यानी आपके पास गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरी कोशिश आपको रहेगी कि आप अच्छे से इसको गद्यांश को समझें, और आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप पाँचों के पाँचों सही आंसर दें। तो चलिए मैं गद्यांश पढ़ूंगी, आप भी पढ़ना और अच्छे से उसको समझना। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छे से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाना उठना। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितनी ही कला कौशल से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसेंगे उतनी ही अधिक आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर खींचने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया। यानी कि एक यूनानी विद्वान थे जो कहते थे कि सदा अपने कर्मों पर खिंचाने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो ये किसी कवि ने पंक्ति कही है। चलिए कुछ हमारा आगे की तरफ भी है गद्यांश, उसको भी पढ़ लेते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसने वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसके शोक और दुख की दीवारें को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देश में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कान में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। तो ये हो गया हमारा गद्यांश। आप सभी ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया और इसको समझा भी होगा। अब हम करेंगे इससे संबंधित जितने भी दिए हैं सवाल। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप हर सवाल का सही आंसर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। हंसी एक वरदान है, प्रसन्नता एक वरदान है, कुशल वैद्य की कला, या हंसी दुख नाशक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप बताएंगे प्रसन्नता एक वरदान है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं गद्यांश से संबंधित दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आज से स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो पंक्ति दी है हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कि हंसी भीतरी है चीज है, बाहरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है हंसी बाहरी दिखावा है। ऑप्शन नंबर सी है हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। या ऑप्शन नंबर डी है हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी। आप बताएंगे हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, यही पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है। 66 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 67 क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है वह जीवन को गति देता है, वह जीवन को ऊर्जा देता है, वह जीवन में हंसी पैदा करता है, वह जीवन के शोक और दुख को दूर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे
कि आनंद को प्रबल इंजन इसलिए कहा गया है, वह जीवन के जो शोक होते हैं और दुख होते हैं उनको क्या करता है, वो दूर कर देता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए फिर से आपसे उपसर्ग पूछा गया, पर है, प्र है, तय है, इत है। उपसर्ग जो होते हैं वो लगते हैं वाक्य के शुरू में। तो आप बताएंगे प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा और अपने सवाल का सही आंसर कीजिएगा। तो आप बताएंगे प्रफुल्लित में जो शब्द बना है वो है प्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्र, इसमें लगा है प्र शब्द। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं गद्यांश से संबंधित लास्ट क्वेश्चन पर। 69 है, जो सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। अच्छी और महंगी दवाई देता है, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, आशा और उल्लास समय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, या रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर के सी। आपने पढ़ा था गद्यांश में जो सुयोग वैद्य होते हैं वो रोगी को आनंदित क्या है, मंत्र सुनाते हैं उसके कान में। तो आशा और उल्लास समय वचनों को द्वारा उसके कानों को आनंदित करता है। तो ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 69 का। तो आपके ये थे आपके गद्यांश संबंधित 5 सवाल। आई होप आप सभी ने 5 के 5 सवाल सही किए होंगे। लास्ट के सवालों पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 आप सभी के सामने है, काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 70 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे काम सूत्र भरत मुनि की है, कौटिल्य की है, वात्स्यायन की है, या बाणभट्ट की है। तो आप बताएंगे काम सूत्र किसके, वात्स्यायन के। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब। भरत मुनि की आप बताएंगे नाट्य शास्त्र हो जाएगी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो जाएगी, और आप बताएंगे अगर आपसे पूछेगा बाणभट्ट की हो जाएगी हर्षचरित। तो तीनों क्वेश्चन ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस किए, लेकिन क्वेश्चन का जो सही जवाब है काम सूत्र किसके, वात्स्यायन की। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से संत कबीर दास की कृति कौन सी है, यानी कि कबीर दास के द्वारा कौन सी कृति या कौन सी रचना की गई है वही आपको बतानी है। मृगावती, बीजक, यामा, सुरसावली। तो क्वेश्चन नंबर 71 का दीजिएगा मुझे आप सही जवाब। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब का कर रही हूँ इंतजार। तो आप बताएंगे संत कबीर दास की जो कृति है वो हो जाएगी बीजक। ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछने लगे कि मृगावती किसकी है तो आप बताएंगे कुतुबन की। ये किसकी है, कुतुबन की। आप कहेंगे दीदी हम इसको याद कैसे कर रखेंगे। देखिए मृग कहाँ पाए जाते हैं, वन में, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। यामा किसकी है, महादेव वर्मा की। और सूर सारावली किसके, सूरदास की। तो आप सूर से याद कर लीजिएगा। तो आप तीनों क्वेश्चन बना कर ले जाएंगे। मृगावती मृग कहाँ रहते हैं, वन में, तो कुतुबन की होगी मृगावती। क्वेश्चन का राइट आंसर बीजक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। विद्यापति थे, तुलसीदास जी थे, जयसी थे, या आपके बिहारी लाल जी थे। तो आप बताएंगे मैथिली के प्रसिद्ध जो कवि थे वो थे विद्यापति। इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, और इन्होंने कीर्ति पताका और कीर्ति लताका इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो मैथिली के प्रसिद्ध कवि कौन से थे, विद्यापति, जिनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आखिरी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। 73 क्वेश्चन है कि निम्न शब्द में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यानी कि कौन सा शब्द ऐसा है जो क्रिया की विशेषता बताता है। नीला, धीरे धीरे, सूर्य उदय, या विगत। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। ये क्रिया की विशेषता को बताता है, उसी को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि राम बहुत धीरे धीरे खाता है, सीता धीरे धीरे चलती है, गाय धीरे धीरे दूध देती है, या आप बताएंगे घोड़ा धीरे धीरे चलता है। तो ऑप्शन नंबर के सी ऑप्शन नंबर के बी धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। 73 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 74वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कृष्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मनोज है, मुरारी है, श्रवण है, या रतिपति है। तो आप बताएंगे कृष्ण का
पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे मुरारी क्या है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन के सही जवाब। गोविंद, गोपाल, माधव, केशव और देवकी नंदन भी क्या है, ये कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 आप सभी के सामने है। लास्ट का क्वेश्चन आप सभी को सही करना है। तो आप बताएंगे, ये भी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। पानी और पानी का आपको अर्थ बताना है। कर, जल, जल, हाथ, पग, बारी या जीवन या हाथ। तो पानी और पानी का आपको बताना है सही अर्थ। तो आप बताएंगे, एक पानी का मतलब हो जाएगा जल और दूसरे पानी का मतलब हो जाएगा हाथ, यानी ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। तो स्टूडेंट ये थे आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो आपने 38 से लेकर 75 तक आपने अपने सवाल देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे के सारे सवाल को अच्छे से किया होगा। और आपका ये सेकंड पेपर था, यानी हिंदी का, ये आप 6 बजे आपको डेली मिलेगा आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो मेरी उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत अच्छा डिलीवर किया है, और भी मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके सामने अच्छे से अच्छा डिलीवर करूं। तो डेली शाम 6 बजे आप जुड़ना ना भूलें। यूपी पुलिस भर्ती रे एग्जाम हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और ये जो हमने श्रृंखला चलाई है, ये आप हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चलेगी। जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं वो हम सभी इस सीरीज में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप सभी को इस सीरीज के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए तो अपनी क्लास को यहीं देते हैं विराम। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा। रिजल्ट तक परिवार पर जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको रिवीजन करना है तो टॉस सीरीज के आपके 10 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, चैनल पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।